ठीक है, तो हमें उनको गलत नहीं करना होता है। तो दो महत्वपूर्ण बेनिफिट ये होते हैं प्रीवियस ईयर को सोल्व करने के। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रख सकते हैं, और बार बार ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल का फूल है, ये आपको पता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है ये। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या कितनी है? देखिए आरो का मतलब है तीलियां, तो बी राइट आंसर है, 24 तीलियां हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। सेकंड पढ़ेंगे आप, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो डी राइट आंसर है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी को अपनाया नहीं गया था। ठीक है, तो सेकंड भी गलत है आपका और फर्स्ट भी। तो राष्ट्रीय प्रतीक से इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ 5-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। तो भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है, संविधान का भाग 1, जिसमें 1 से लेके 4, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भाग 1 में सम्मिलित है। इसको पहली अनुसूची में भी सम्मिलित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। तो ए राइट आंसर है, भारत तथा इंडिया। उसमें लिखा है कि इंडिया, जो कि भारत है। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया, तो राइट आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, राज्यों का यूनियन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 3 के तहत ही हमें अधिकार है, तो राइट आंसर हुआ सी।
क्या अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो संसद में निहित है, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को। तो संसद ही राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनको क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो ये शक्ति संसद में ही निहित होती है, न कि राज्य विधानमंडल में। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, तो राइट आंसर है सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा है, कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, कि यहाँ पर सही है पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो इस 4 ऑप्शन में से 3 ठीक होंगे आपके, उसमें से एक ठीक नहीं होगा, हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो पहला पढ़ेंगे आप, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये तो बात ठीक है, हमें ढूंढना कि जो गलत है। बी पढ़ेंगे आप, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ठीक है। सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में अगर हमें सीमा किसी भी राज्य का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ठीक है। तो 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है, इन्हें साधारण विधेयक की तरह ही पास किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। आर्टिकल 368 के तहत इनको संशोधनीय नहीं समझा जाता, ठीक है, वो साधारण विधेयक की तरह ही इनको पारित किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि साधारण बहुमत के माध्यम से ही हम राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आर्टिकल 368 का हमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता है हमें उसमें। तो इसका राइट आंसर है ए, साधारण बहुमत, ठीक है। तो 9th का ऑप्शन हुआ दोस्तों ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ए बी सी डी पढ़ेंगे तो साधारण बहुमत, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ए पढ़ेंगे हम, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में अगर हम परिवर्तन करते हैं, वो साधारण विधेयक या साधारण बहुमत के माध्यम से उसको पारित कर सकते हैं, उसको आर्टिकल 368 के तहत हम नहीं कंसिडर करते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ नहीं है, ठीक है। देखिए पहले स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, क्योंकि भारत एक संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यह ठीक बात है, ठीक है। तो ए गलत है, आर सही है, तो डी राइट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधान सभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। देखिए किसी की भी सहमति की आवश्यकता नहीं है, अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी को मिला के एक कर सकती है, किसी को 2 राज्य बना सकती है, ठीक है। तो कुछ भी कर सकती है संसद बिना किसी राज्य की सहमति के। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य को निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो डी आप पढ़ेंगे तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो जो भारत में राज्य हैं वे किसी संघ राज्य क्षेत्र को कैसे शामिल कर लेंगे, क्योंकि यह शक्ति तो केवल संसद को ही प्राप्त है, ठीक है। तो राज्य को प्राप्त नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है?
देखिए एक बात आप ध्यान में रखना है आपको कि संसद किसी भी क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को या किसी विदेशी देश को नहीं दे सकती है। ठीक है, वो हमें आर्टिकल 368 के तहत ही हमें करना होता है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर कोई क्षेत्र है भारत का, तो 1 से लेकर 4 तक में साधारण विधेयक के माध्यम से या साधारण बहुमत के माध्यम से हम किसी दूसरे देश को उसको नहीं सौंप सकते। उसके लिए हमें आर्टिकल 368 का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, संविधान में संशोधन ही करना होता है उसके लिए, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन यह भी संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन यह भी संभव है, नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के तहत नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश हम कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो आप पढ़ेंगे, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे आप, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो आपका सेकंड भी ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे आप, नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो थर्ड भी ठीक है, तो डी राइट आंसर है। देखिए भाषाई आधार पर जब मतभेद शुरू हुए कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करे, तो 3 कमेटी बनी थी, जिसमें पहली कमेटी ने मना कर दिया था। ठीक है, फिर बाद में फिर उसके बाद आपकी नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसको जेवीपी भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो जेवीपी बोलते हैं, इस समिति ने भी मना कर दिया था। लेकिन एसके धर आयोग ने कह दिया था कि भाषा के आधार पर कि प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन इसका गठन कर दिया जाना चाहिए भाषा के आधार पर। तो डी राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीयात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए बी आप पढ़ेंगे। आप तो फर्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो राज्य हैं वे संघ से अलग नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, हालांकि वे ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। सेकंड पढ़ेंगे आप, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है हमें, तो राइट आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए? ठीक है, तो 14 राज्य 6 संघ राज्य बनाए गए थे, तो राइट आंसर है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की? तो आप ध्यान में रखना है कि 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे इसके तहत। तो 14 और 6 इनका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है, 14 6 20 होते हैं, तो 14 और 6। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए आप पढ़ेंगे, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी? देखिए उस टाइम पूछा गया था, तो 28 थी उस टाइम। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 8 हैं, तो राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव और पुडुचेरी ये आपके संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? देखिए तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश सभी के नाम बदले गए हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे आंसर आप बताना। तो ये क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एक है? तो दिल्ली तो बहुत सिंपल है, बी राइट आंसर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये रिपीट भी हुआ है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वां, एक में 70 कम। ठीक है, तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं उससे एक कम, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम
1991 द्वारा। तो राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डी 240(1). देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना फैक्ट किसी को याद नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? देखिए एक गलत आपको बताना है। ए पढ़ेंगे आप, गोवा को 1980 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बी, दीव खंबाती खाड़ी में एक टापू है, ठीक है। सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा से अलग किया गया है। तो ए बी सी आपके ठीक है। जबकि डी आप पढ़ेंगे, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ठीक है। तो फ्रांसीसी के नहीं थे, ये पुर्तगाली के तहत थे, ठीक है। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। तो राइट आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था तो 35वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो 35वां संविधान शोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस एक्ट के माध्यम से आया? तो 36वां संविधान शोधन अधिनियम 1975 द्वारा, ठीक है। तो दो आपको संविधान शोधन याद रखने पड़ेंगे सिक्किम के संदर्भ में। तो एक तो 35वां है और एक 36वां है। तो 35वां 1974, 36वां 1975। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें संविधान शोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, जिसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य, ठीक है। तो राइट आंसर है सी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी। तो दोस्तों बिहार को काटकर इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता, ये शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास है, ठीक है। तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अगर आपको उनका गठन नंबर याद है तो आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। तो गोवा का गठन कब हुआ? 1987 में। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2014 में। झारखंड का गठन हुआ 2000 में, सन 2000 में। हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर है बी। आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में। देखिए कुछ यहाँ पे गठन है, इनको आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1980 और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को कब बनाया गया? सन 2000 में, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है। देखिए बहुत फैक्चुअल डेटा है, आप इनको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अंदर छोड़ भी सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया तो कब आया? तो 1 नवंबर 2000 को। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तो वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी 3142। तो सबसे पहले नागालैंड है, फिर हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। देखिए कुछ ही क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं तो इनसे घबराना नहीं है आपको। इसका राइट आंसर है बी, फर्स्ट, थर्ड, 2, 4। तो आंध्र प्रदेश है, फिर हरियाणा आएगा आपका, फिर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हुआ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सोचिए को सोचिए दो से आपको मिलाना है।
तो नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, तो इनको ये कब अस्तित्व में आए? तो नागालैंड आया दोस्तों 1963 में, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो इसका मुझे आप आंसर बताना। तो पश्चिम बंगाल 1947, असम 1947, और ये सब 1950। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश 1948, 1971। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये पीसीएस में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, हमें बताना है। तो पहला राइट आंसर है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, तो राइट आंसर है ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई थी। ठीक है, तो बी आप लगा सकते हैं इसका आंसर। इनमें से कुछ नहीं है तो दोस्तों बी आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसका स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 1953 को। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश, तो ये तो राइट आंसर है ए, सॉरी बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? तो बी 1953 में, तो राइट आंसर हुआ बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को प्रदान नहीं किया गया, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पढ़ेंगे आप, कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा आधार पर किया गया। बी 1948 में कांग्रेस ने भाषा आधार पर प्रांतों गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ए और बी आपके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला जो चैप्टर है वह नागरिकता से रिलेटेड है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।